सभी को नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं भुगतान शेष। भुगतान शेष के दो पार्ट्स आएंगे आपके पास वीडियो के। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। एक देश जो है वो दूसरे देशों से बहुत सारे लेन देन करता है। जैसे आप भारत की ही बात करिए तो भारत दूसरे देशों को बहुत सारी वस्तुएं बेचता है, बहुत सारी वस्तुएं खरीदता है, दूसरे देशों को सेवाएं देता है, परिवहन की सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, और दूसरे देशों से सेवाएं लेता भी है ना। हाँ। तीसरा, जब कहीं दूसरे देश में भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए तो उनकी मदद भी करते हैं, और जब देश में बाढ़ या भूकंप आ जाए तो हम दूसरे देशों से मदद लेते भी हैं। इसी तरह से एक देश दूसरे देशों में निवेश भी करता है और दूसरे देशों के लोग भी देश में निवेश करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की विदेश में गई हैं और विदेश से बहुत सारी दूसरी कंपनियां भारत में आकर निवेश करती हैं। इसी तरह से ज़रूरत पड़ती है तो भारत अन्य देशों से ऋण ले भी सकता है और दे भी सकता है। यानी कोई भी देश है ना, वो बाकी देशों से बहुत सारे लेन देन करता है ना। पैसा आता भी है और पैसा जाता भी है। ये सभी प्रकार की जो लेन देन है ना, इनका लिखित ब्यौरा भुगतान शेष कहलाता है। भुगतान शेष किसे कहते हैं? एक देश के द्वारा शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का लिखित ब्यौरा भुगतान शेष कहलाता है। एक देश का अन्य देश, शेष विश्व भी लिख सकते हो, अन्य देशों अक्षर भी लिख सकते हो। एक देश का शेष विश्व के साथ, शेष विश्व का मतलब यही हुआ ना कि देश को छोड़कर बाकी पूरा विश्व, है ना। और विदेश का मतलब भी क्या होता है? अपने देश को छोड़ दो, बाकी सारे देश विदेश, है ना। एक देश का शेष विश्व के साथ सभी प्रकार के आर्थिक लेन देन का लिखित ब्यौरा भुगतान शेष कहलाता है। अब भुगतान शेष होता है ना बेटा, उसकी एक टेबल बनाते हैं हम, ठीक है। उसमें एक तरफ लेनदारियां आती हैं और एक तरफ देनदारियां आती हैं। लेनदारियां जब लिखते हो ना, उसको लिखते हैं पॉजिटिव मदे, और देनदारियां जब लिखते हैं तो उसको हम नेगेटिव मदे कहते हैं। लेनदारियों का मतलब देश में पैसा आएगा और देनदारियों का मतलब देश का पैसा विदेश में जाएगा, ठीक है। लेनदारी मतलब पैसा आना और देनदारी मतलब पैसा जाना, ठीक है। जब भी देश में पैसा आता है ना दूसरे देश से, तो पॉजिटिव मदों में काउंट होगा, और जब भी देश में से पैसा जाएगा दूसरे देश को तो वो नेगेटिव मदों में शामिल होगा। अब ये एक टेबल मैं आपको बता रही हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले सुनिएगा, फिर हम लिख के भी आपको बताएंगे। मैंने इधर लिखा लेनदारियाँ, इधर लिखा देनदारियाँ, ठीक है। जब मैं लेनदारियाँ लिखती हूँ, जो भुगतान शेष है उसके दो खाते होते हैं, चालू खाता, पूंजीगत खाता। कितने खाते हैं? दो खाते हैं, चालू खाता और पूंजीगत खाता। जो चालू खाता है ना, उसमें तीन चीज़ें आती हैं बाबू, तीन चीज़ें। एक देश अन्य देशों को वस्तुएं बेचता है। जैसे मैंने कहा ना, भारत विदेशों को वस्तुएं बेचता है। जब बेचता है तो पैसे आएंगे ना, तो किस तरफ लिखा जाएगा? लेनदारी की तरफ लिखा जाएगा। चालू खाते की मदों का पहला पॉइंट है दृश्य मदें। दृश्य मद का मतलब है वस्तुएं। दृश्य मतलब जो दिखाई देती हैं, जिसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, भौतिक वस्तुएं, उसको दृश्य मद कहते हैं। एक देश के द्वारा अन्य देशों से वस्तुएं बेचना, ठीक है। किस में आ जाएगा? लेनदारियों में। देनदारियों में क्या आएगा?
एक देश के द्वारा अन्य देशों से वस्तुएं खरीदना, आयात करना। इधर निर्यात करना, इधर आयात करना। निर्यात करेंगे तो पैसा देश में आएगा और आयात करेंगे तो देश का पैसा जाएगा। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे अदृश्य मदें। अदृश्य मदों का मतलब सेवाएं। सेवाएं जब हम दूसरे देशों को निर्यात करेगा देश तो पैसा आएगा, और दूसरे देश को वस्तुएं आयात करेगा, सेवाएं आयात करेगा तो पैसा देना पड़ेगा। तो इधर क्या लिखेंगे आप? अदृश्य मदों का निर्यात। इधर लिखेंगे अदृश्य मदों का आयात। अदृश्य मद का मतलब है सेवाएं, जैसे परिवहन की सेवाएं है ना, जैसे बीमा कंपनी की सेवाएं, जैसे बैंकिंग सेवाएं। एक देश अन्य देशों को ये सेवाएं देता है तो पैसा मिलेगा, और विदेशों से सेवाएं लेता है तो पैसा देना पड़ेगा। तीसरी चीज आती है एक तरफा अंतरण। एक तरफा अंतरण का मतलब है एक जो हस्तांतरण भुगतान अक्षर यूज करते हैं, किसी देश में बाढ़ भूकंप आ जाए तो अन्य देश उसकी मदद करेंगे ना, यानी एक देश में अन्य देशों द्वारा दिया गया प्राप्त हस्तांतरण। और यहाँ पर आप लिखेंगे एक देश द्वारा अन्य देशों को हस्तांतरण भुगतान। यानी जैसे मान लीजिए भारत में बाढ़ आया, भूकंप आया, पिछली बार केरल में बाढ़ आई थी, तो विदेशों ने अगर हमारी मदद की तो हमारी पॉजिटिव मदों में आएगी, और जिस देश ने मदद की होगी उसकी ओर से नेगेटिव मदों में आएगी, क्योंकि उन्होंने भुगतान किया। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने बोली। एक बार फिर से बोलती हूँ मैं, ध्यान से याद कीजिएगा। सबसे पहले मैंने बोला चालू खाता। इधर भी चालू खाता लिखेंगे, इधर भी चालू खाता लिखेंगे। इधर हमारी लेनदारियां हैं, इधर हमारी देनदारियां हैं। लेनदारियों में आपने पहला पॉइंट लिखा एक देश के द्वारा अन्य देशों से दृश्य मदों का निर्यात। एक देश के द्वारा अन्य देशों को दृश्य मद यानी वस्तु अक्षर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वस्तुओं का आयात। सेकंड पॉइंट अदृश्य मदें, एक देश के द्वारा अन्य देशों को सेवाओं का निर्यात। एक देश के द्वारा अन्य देशों से सेवाओं का आयात। तीसरा पॉइंट लिखेंगे एक देश में अन्य देशों द्वारा प्राप्त हस्तांतरण। एक देश द्वारा अन्य देशों को दिया गया हस्तांतरण। ये तीन पॉइंट उम्मीद करती हूँ क्लियर हुए। और सब बच्चे एग्जाम्पल ज़रूर दें। जैसे ही आप लिखते हो ना दृश्य मदों का निर्यात, ज़रूर लिखो एक देश के द्वारा अन्य देशों को वस्तुओं का निर्यात। जैसे एक देश के द्वारा, ये ज़रूरी नहीं है भारत लिखो, चीन लिखो, कोई भी देश लिखो, ये नहीं लिखना आपको ज़रूरी। आप सीधा लिखो जैसे कोई देश अन्य देश को कपड़े, जूते, कुछ भी नाम लिख दो, कुछ भी आइटम का नाम लिख दो, का निर्यात करता है। आयात में भी एक देश अन्य देशों से ये चीज़, कोई भी 3 आइटम 4 आइटम लिख दो, का आयात करता है, ताकि तुरंत दिखाई दे वस्तु लिख रहा है। सेवाओं में भी लिख दो एक देश अन्य देश को परिवहन सेवाएं देता है, बीमा कंपनी की सेवाएं देता है, ये उदाहरण हो गया। एक देश अन्य देशों से सेवाएं लेता है तो आयात में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ज़रूर दें। अब हम एक आपको पीपीटी दिखाते हैं जिससे आपको टोटल क्लियर हो जाएगा चालू खाता कैसे लिखना है। उसको आप 2 मिनट रोक के रखिएगा और पूरा उसको देख लीजिएगा ये क्या क्या है। ठीक है, चलिए अब हम पूंजीगत खाते की बात करते हैं। जो भुगतान शेष है इसके 2 खाते हैं। पहला खाता हमने किया चालू खाता, उसके बाद है पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता है ना बेटा, उसमें सिर्फ ऋण और निवेश अक्षर आते हैं। एक देश अन्य देशों से ऋण लेता है, जब लेता है, लौटाएगा तो बाद में लौटाएगा। ठीक है, सब बच्चे यहाँ कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ऋण लिया तो मैडम भुगतान तो करेगा। भुगतान बाद में करेगा। जब ऋण लिया तो पैसा आ गया तो वो पॉजिटिव मदों में आएगा। एक देश द्वारा अन्य देशों से ऋण लेना,
पॉजिटिव मदों की तरफ लिखेंगे। और एक देश द्वारा अन्य देशों को ऋण देना नेगेटिव मदों में लिखेंगे। एक देश अन्य देशों से अल्पकालीन ऋण भी लेता है, दीर्घकालीन ऋण भी लेता है, लंबे समय के लिए ऋण भी लेते हैं, है ना। और बहुत कम समय के लिए भी कई बार ऋण की जरूरत होती है तो वो भी ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट, निवेश। एक देश अन्य देशों से प्राप्त करता है, यानी निवेश प्राप्त करता है, यानी क्या शब्द लिखोगे, विदेशियों द्वारा देश में किया गया निवेश पॉजिटिव मतों में आएगा। जैसे भारत में अमेरिका अगर या इंग्लैंड कोई भी दूसरी कंट्री निवेश भारत में करती है तो भारत की पॉजिटिव मदों में आएगा। और भारत अगर अन्य देशों में निवेश करेगा तो भारत की नेगेटिव मतों में आएगा। यानी पैसा आया तो पॉजिटिव, पैसा गया तो नेगेटिव, सीधी सी बात है। तो पूंजीगत खाते के 2 पॉइंट क्या हुए, फिर से मैं बोलती हूँ। ऋण, नंबर 1 ऋण, एक देश द्वारा अन्य देशों से ऋण लेना पॉजिटिव मदों में आया। एक देश द्वारा अन्य देशों को ऋण देना नेगेटिव मदों में आया। इसी तरह से सेकंड पॉइंट, निवेश, अन्य देशों द्वारा देश में किया गया निवेश। और अन्य एक देश द्वारा अन्य देशों में निवेश नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अन्य देशों द्वारा देश में निवेश पॉजिटिव और देश द्वारा अन्य देशों में किया गया निवेश नेगेटिव। सब बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर जब भी आप लिखेंगे तो भारत अक्षर लिखने की जरूरत नहीं है, एक देश अक्षर लिखेंगे। ठीक है, एक देश द्वारा अन्य देशों में। एग्जाम्पल अगर आपको एग्जैक्ट पता है कि भारत दे रहा है नहीं दे रहा है तब आप भारत अक्षर लिखिए, अदरवाइज एक देश के द्वारा, ठीक है, ये शब्द यूज करेंगे। जो भुगतान शेष बनता है ना, ये 2 मदें बनी, चालू खाते की सारी मदें और पूंजीगत खाते की सब मदें, टोटल 5 मदें हुई आपकी। चालू खाते की 3 मदें कौन कौन सी थी, दृश्य मदें, अदृश्य मदें और एक तरफा अंतरण। पूंजीगत खाते की 2 मदें कौन कौन सी हुई, ऋण और निवेश। ये जब आप पूरी की पूरी टेबल बनाते हैं ना बेटा, तो सारी लेनदारियों का टोटल और सारी देनदारियों का टोटल जब हम लिखित रूप में लिखते हैं वो हमेशा इक्वल आता है। भुगतान शेष लिखित रूप में हमेशा संतुलित होता है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब आपके सामने एक पीपीटी में भेज रही हूँ जिसमें पूरी टेबल बनी है, विद एग्जाम्पल बनी है। अगर आपको रोकनी हो तो कहीं पर भी रोककर आप उसको जितनी देर चाहें देख सकते हैं। वो टेबल सबको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तभी समझ में आएगी जब आपको ये टेबल याद होगी।